हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10। तो ये है रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये है अध्याय आपका 10वां। देखिए, रेगिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि वहां पे सिर्फ क्या होगा, बालू ही बालू, सिर्फ रेत ही रेत बिछा होगा, तापमान बहुत अधिक होगा, गर्मी बहुत अधिक होगी, जल का अभाव होगा, और जो वनस्पतियां कैसी हो सकती हैं, झाड़ीदार होंगी, कंटीली होंगी, हरे भरे वृक्षों का अभाव होगा वहां पे, इस प्रकार का। तो ऐसा ही होता है रेगिस्तान। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, आगे हम इसमें से पढ़ते हैं। तो आइए अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग क्या है, अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। और इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। यानी रेगिस्तान ये नहीं कि सिर्फ गर्म ही है, हमें ठंडे रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे। शुष्क मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, या गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल, इस प्रकार से। तो देखते हैं। देखिए, ये जो विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा कम होती है, विरल वनस्पति होंगी, चरम तापमान होते हैं। चरम तापमान मतलब तापमान बहुत अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा, वर्षा कम होगी, तो वनस्पतियां जाहिर सी बात है कि कम उगेंगी वहां पे। तापमान के आधार पर रेगिस्तान को दो भागों में बांटा जाता है, एक हो गया आपका गर्म और दूसरा हो गया ठंडा। ठीक, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं, या वहीं पे उनका निवास स्थान अधिकांशतः हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जल की उपलब्धता वहां पे होती है। तो काफी थोड़ा सा उनका जीवन वहां पे आसान हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है गर्म रेगिस्तान सहारा। तो आइए सबसे पहले गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ते हैं। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए दिया है विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। हम यदि उसे देखते हैं तो उसमें हमें सहारा रेगिस्तान की स्थिति देखने को मिलेगी। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान जो है, ये उस पे फैला हुआ है। इसका पता लगाएं आप, मैप में से देख सकते हैं कहाँ पे उसमें दिया हुआ है। प्राकृतिक मैप देखेंगे तो अफ्रीका का यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यानी ये जो है विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसको ये तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे। यह लगभग कितना 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ पे आगे देखिए ये दिया है कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में, ये है 32। आगे देखिए दिया है सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये मुख्य इसकी विशेषता है, 11 देशों से घिरा हुआ है। इसमें जो मुख्य देशों के नाम है ये हो गए आपके अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया व मोरक्को। इसके साथ नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। तो ये 11 देशों से जो सहारा का रेगिस्तान है घिरा हुआ। देखिए यहाँ का सहारा के रेगिस्तान का परिदृश्य प्रस्तुत किया है, किस प्रकार के यहाँ पे रेत है, किस प्रकार के चट्टाने हैं, भूमि का भी दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है। रेगिस्तान देखिए आगे दिया है, यहाँ पे देखिए जो सहारा है मरुस्थल, ये बालू के विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उचित पठार भी पाए जाते हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ बजरी यानी बालू से ही, सिर्फ बालू के रेत ही रेत ढके, ऐसा नहीं है। बजरी के साथ साथ यहाँ पे नग्न चट्टानी सतह वाले उचित पठार यानी मजबूत चट्टाने भी पाई जाती हैं यहाँ पे, सिर्फ रेत ही नहीं रहते हैं। ये चट्टाने दिया है कि चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पे क्या होती है 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं। या फिर कह सकते हैं जो वहाँ पे स्थल रूप होता है ऊंचा आवाज, तापमान बहुत अधिक होने की वजह से जो पठार होते हैं उसका विघटन होते होते चट्टानी सतहें फिर उनका विघटन होकर क्षरण होकर परत दर परत वो टूटती फूटती रहती हैं, और फिर कुछ चट्टाने वही अपरदन द्वारा, अपक्षय द्वारा उनका ऊंचाई भी कम होता रहता है। तो भी फिर यहाँ पे देखिए फिर भी ये 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची ऊंची चट्टाने वहां पे सतहें हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है तथ्य कि हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के जो सहारा रेगिस्तान है एक समय में क्या था, पूर्णतया हरा भरा मैदान था, हरा भरा था। और सहारा गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां, मगर पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़,
पशु तथा बकरे सामान्य इस प्रकार के जानवर भी पाए जाते थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इस बहुत गर्म शुष्क प्रदेशों में इसे बदल दिया है। और जलवायु परिवर्तन का कारण है इस समय तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण ये भी हो सकता है जो प्लेटों में हमें जब प्लेटों की प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि प्लेटों के गतिशील होने की वजह से किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। तो यानी पहले वर्तमान समय में जिस प्रकार की जलवायु है, वर्तमान समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक मरुस्थल है, लेकिन प्राचीन समय में ये ऐसा नहीं था, ये भी काफी हरा भरा क्षेत्र था। देखिए यहाँ पे दिया है, ये स्थिति दिखा रहा है आपका सहारा रेगिस्तान का, अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, इन सारे देशों से ये घिरा हुआ है। काफी शुष्क है, चट्टाने यहाँ के सतहें हैं, बजरी, रेत ये सब पाए जाते हैं। तापमान बहुत अधिक है यहाँ पे। देखिए ये जो लीबिया देश दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक स्थान है आपको देखने को मिल जाएगा, अल्जीजिया। अल्जीजिया ये जो है विश्व का सबसे क्या है, सबसे गर्म स्थान है, ये दर्ज किया गया। और ये कहाँ पे है, इसी सहारा के मरुस्थल में लीबिया के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं इसके बारे में जलवायु। देखिए यहाँ पे दिया भी है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सहारा के अल्जीजिया क्षेत्र जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो विश्व का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आइए जलवायु देखते हैं। देखिए जलवायु जो है, सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु अत्यधिक गर्म शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु क्या है, अल्पकाल के लिए होती है, और यहाँ आकाश बादल रहित होते हैं, निर्मल होते हैं। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय का तापमान यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न जो चट्टानें होती अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है, और रातें क्या होती हैं, अत्यधिक ठंडी। दिन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, वह रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। तापमान गिर करके यहाँ पे दिया है हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि रेत जो होता है तापमान को बहुत तेजी से वो ऑब्जर्व करता है। जैसे रात होता है, सूर्य ढलता है, तो वो तापमान को क्या करता है, रात्रि के समय उत्सर्जित कर देता है। तो उत्सर्जित उतनी तेजी से गर्म होता है, उतनी तेजी से उत्सर्जित कर देता है। तो रात के तापमान में हमें बहुत ज्यादा ही गिरावट देखने को मिलता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ का क्या होगा, जो दैनिक तापांतर देखा जाए तो तापांतर का जो अंतर है वो भी बहुत अधिक आएगा। आगे दिया है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। इसमें दिया है कि जो सहारा रेगिस्तान है, इसके वनस्पतियों में हमें कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यानी जो जहाँ पे जल होते हैं, कुछ जो वृक्षों की प्रधानता है वनस्पतियों की, खजूर के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, जिसे मरुद्यान कहते हैं। जहाँ पे जल भाग होता है और वृक्ष उग जाते हैं, उन्हें मरुद्यान नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पे ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेंगी। छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये देखिए यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान का परिदृश्य प्रस्तुत किया हुआ है। ताड़ के वृक्ष या खजूर के वृक्ष यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहे हैं। देखिए आगे यहाँ दिया कि वैज्ञानिकों ने तो यहाँ से मछलियां, कंकाल भी मिले हैं। यानी मछलियां वही हो सकती हैं जहाँ पे जल परिपूर्ण हो। तो यानी जलवायु यहाँ पे बदला हुआ है, जलवायु बदलने की वजह से इसकी ये आज इसकी हालत देखने को मिल रही है हमें रेगिस्तान के। आगे देखिए लोग, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा। देखिए सहारा का जो रेगिस्तान है, यहाँ की जलवायु क्या है, कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। यानी कष्टकारी जलवायु तो है, तो वहाँ पे उस प्रकार के लोग पाए जाएंगे, उस परिस्थिति के अनुसार ढल चुके हैं उन कष्टकारी कष्टमय जीवन में जीने के लिए, जो भिन्न भिन्न यहाँ पे क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग क्या करते हैं, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशु पालते हैं। इनके पास इतने पशुधन होते हैं, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े ये आदि प्रकार के। और पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से क्या करते हैं, ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए ये
चमड़ा प्राप्त करते हैं इनकी खाल से, जो भी पशु पालते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग क्या करते हैं, चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उनके बालों का। धूल भरी आदमी में गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, यानी भारी मोटे वस्त्र पहनते हैं। खालों से वस्त्र बनाते हैं तो भारी मोटे होंगे। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। मरुद्यान जो होते हैं वहां पे लोगों का बसाव देखने को मिलेगा। और मिस्र जो है, जो नील घाटी है, नील नदी है, उसके आसपास लोगों का जीवन हमें देखने को मिलेगा, बसाव अधिकांशतः। जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पे चावल, गेहूं, जौ, सेब जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। जो कपास मिस्र में उगाई जाती है वो विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यानी कुछ जो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र है, इसमें विशेष प्रकार से वर्तमान समय में तेल का भी खोज किया गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तेल का व्यापार करेंगे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ होगी इनकी, तो परिवर्तन होगा। क्षेत्र में, इस क्षेत्र में देखा जाए तो अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में देखा जाए तो लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है, इसके सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर अब सुपर महामार्ग, सुपर हाईवे बनाए जा रहे हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। नमक, ऊंटों मतलब ऊंट से सवारी, उनकी ढुलाई की जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तब ट्रकों का उपयोग किया जा रहा है मार्गों के निर्माण के द्वारा। यहाँ पे जो तुआरोग लोग हैं, ये विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे जनजातियां थी। और क्या है, यहाँ के लोग, जहाँ यहाँ पे जो तेल व गैसों के कार्य, लोग नौकरी भी ढूंढ रहे हैं वर्तमान समय में कार्य करने के लिए। देखिए आगे यहाँ देखते हैं हम इस तथ्य को। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है, गड्ढे हो जाएंगे जब वहां की रेत उड़ जाएगी। और गर्त में भूमिगत जल सतह पर, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पे आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। गड्ढे में जल भरने की वजह से क्या होता है, वहां पे मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। और कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, वो यदि वो जल की मात्रा बढ़ रही है तो। और मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा एक विशाल मरुद्यान है जो दिया है कि 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्या मोरक्को में ये टैफिलालेट मरुद्यान सबसे बड़ा मरुद्यान हो सकता है ये। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है, एक शब्द दिया है लद्दाख। लद्दाख दिया है, 2 शब्दों से बना है, ला और क्या है, दाख। तो ला का अर्थ दिया है कि पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ है देश, यानी पर्वतीय दर्रा व देश। तो क्या हो सकता है, पर्वतीय दर्रों वाला देश लद्दाख। आगे देखिए यहाँ दिया ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, यानी लद्दाख को कहा गया है क्या, ठंडा रेगिस्तान। सहारा हो गया आपका गर्म रेगिस्तान, और लद्दाख हो गया आपका ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तानों में और भी हो गया हमारा थार का, जो हमारे यहाँ है भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल, पैटागोनिया, ये सारे क्या है, ये भी गर्म रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में देखते हैं। देखिए जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख का एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां है। दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख के उत्तर में हमें काराकोरम देखने को मिल जाएगा, व जास्कर जो दक्षिण में है, इसके बीच में हमें लद्दाख देखने को मिलेगा। लद्दाख से होकर अनेक नदियां भी बहती हैं, जिनमें क्या है, सिंधु प्रमुख है। और ये नदियां गहरी घाटियों में महाखड्ड, जिसे गाज के नाम से जानते हैं, इनका भी निर्माण करती हैं। वह लद्दाख में अनेक हिमालय जैसे गैंगरी हिमालय प्रमुख है। लद्दाख की ऊंचाई देखी जाए तो कारगिल में यह लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल व काराकोरम की तरफ देखें तो बढ़ती जा रही है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। ऊंचाई पे जैसे हम यदि ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो वायु की परतें जो पतली होती जाती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस करती है। सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात का तापमान तो 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है
और तापमान लगभग हर समय यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है शीत ऋतु में, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, यानी हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब जो पर्वत होता है और इधर से हवाएं चल रही हैं उठ करके इसके फ्रंट वाले भाग में यहाँ पे वर्षा कर देती है, और लेकिन पीछे जाते जाते इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो शुष्क हो जाती है, जो पीछे वाला भाग बचा रह जाता है इसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वृष्टि छाया क्षेत्र आपका हो गया। तो यही कह रहा है कि जो लद्दाख है ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में होने की वजह से वर्षा यहाँ पे नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिखा रहे आपका, यहाँ पे सियाचिन हिमनद हो गया, ये श्योक नदी हो गई, श्योक ये इंडस सिंधु नदी की सहायक नदी है, श्योक हो गई, ये सिंधु नदी जा रही है लद्दाख, आपका लद्दाख को दिखा रहा है। तो ये हो गया लद्दाख क्षेत्र में। तो ये जो लद्दाख कह सकते हैं कि जो लद्दाख शीत मरुस्थल है, ये दिया था कि काराकोरम व लद्दाख श्रेणी, काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य में बीच में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कि यहाँ मुश्किल से मात्र 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा हो पाती है, मात्र 10 सेंटीमीटर। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं में तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। आश्चर्य होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे एक तरफ हमें बर्फीली हवाओं का भी अनुभव देखने को मिलेगा और एक तरफ तेज जलाने वाले सूर्यातप का भी अनुभव होगा। इसलिए हमें सुनकर आश्चर्य तो होगा ही। आगे देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पे है कि उच्च शुष्कता के कारण वर्षा मात्र 10 सेंटीमीटर हो रहा है, तो उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति क्या होंगी, विरल होंगी। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घासें, छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पापलर के उपवन देखने को मिल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं या विकसित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन, होप यहाँ पाए जाने वाले ये सामान्य पक्षी हैं यहाँ के लद्दाख के। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, ये विशेष प्रकार के यहाँ पे और आदि विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं में दूध, मांस व खाल प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है। याक जो है, याक के दूध से उपयोग किया जाता है पनीर व मक्खन बनाने के लिए, जो याक जानवर है यहाँ का। और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ देखिए कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। खा पा चान का मतलब हिमभूमि, हिमभूमि मतलब हिम से, बर्फ से ढका रहता है। आगे दिया है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक प्रकार का वहां का जीव है, तो ये विलुप्त प्राय जीव यानी विलुप्त हो गया है जो तिब्बती एंटीलोप था। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, यानी विशेष प्रकार का ऊन यानी फर वाला जीव है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता था। यह वजन में अत्यधिक हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। आइए लोगों के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो क्रिकेट का सबसे जो अच्छा बल्ला बनाया जाता है वो सरपत यानी विलो के पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। जितने भी बल्ले बनाए जाते हैं अधिकांश मात्रा में तो सरपत या विलो के पेड़ का उपयोग किया जाता है बल्ला बनाने के लिए। देखिए यहाँ दिया है कि क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के निवासी क्या अधिकांश लोग हमें देखने को मिलेंगे तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हमें देखने को मिलेगा। परंपरागत रूप से गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, थिक्से, से एवं लामायूर, ये सारे प्रसिद्ध मठ हमें देखने को मिल जाएंगे बौद्ध मठ लद्दाख में। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं और वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह जो है ये सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A
लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से भी जोड़ता है। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमें यहाँ 1A है, ये लेह को इसे जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। आगे, क्या आप हिमालय कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो बताइए कमेंट करके। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन है। काफी सुंदर परिदृश्य होता है, प्राकृतिक सुंदरता बहुत होती है वहां पे, तो लोग देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर, उत्सवों अनुष्ठानों के देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों के आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप देखा जाए तो यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं, और ये क्या करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं, प्रकृति का रिस्पेक्ट करते हैं, ज्यादा हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए दिया है, मनाली लेह राजमार्ग जो है ये 4 दर्रों से गुजरता है। किससे? रोहतांगला, बारालाचला, लुनगालाचला, टंगलंगला, इन 4 दर्रों से होकर के मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। और यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। और जुलाई से सितंबर में तापमान बढ़ने की वजह से कुछ बर्फ कम हो जाता है, इस वजह से इसे इस जुलाई से सितंबर के माह में खोला जाता है। आइए आगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में है या उत्तर में है या पश्चिम में है? तो कहाँ हम देखें अभी, इसे हम देखे हैं उत्तर में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा है, गर्म है या मृदु है? तो ये है आपका गर्म। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं कैसे? ईसाई एवं मुसलमान, बौद्ध एवं मुसलमान व ईसाई एवं बौद्ध। तो यहाँ के जो निवासी हमें बौद्ध एवं मुसलमान देखने को मिल जाएंगे। अभी ऊपर ही हम पढ़े हैं। और रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण या अल्प जल वाष्पण। तो क्या मिल जाएंगे? विरल वनस्पतियां होंगी, अधिक वर्षण तो होगा नहीं, और वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस क्या है? मंदिर है, चर्च है या बौद्ध मठ है? तो जो हेमिस है, हम अभी ऊपर पढ़े हैं, ये है आपका बौद्ध मठ। फिर दिया है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। जो मिस्र है किस लिए? इसमें गेहूं, मकई या कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मिस्र है वो प्रसिद्ध है आपके कपास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।